दिल्ली की सर्दी एक अजीब सी बात है ना। हर जगह सर्दियाँ होती हैं, पर दिल्ली का कोहरा और ठंड वो बात ही अलग है। सर्दियों में चाहे मैं कहीं भी हूँ, दिल मुझे हमेशा दिल्ली खींच लाता है। पिछले हफ्ते की बारिश के बाद पुरानी यादों का मौसम वापस आ गया और साथ लाई एक कहानी जो मेरी बुआ ने मुझे सुनाई थी। बुआ कहती थी, कैंट के एक रोड पे घने कोहरे के वक्त एक घर दिखाई देता है। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। पर सबसे अजीब बात, उस घर को हर कोई अलग अलग देखता है। किसी को एक महल, किसी को कुछ। सपनों और डर का एक अजीब संगम है। मुझे ये कहानी हमेशा एक अफसाना लगती थी, पर एक रात वो मेरी जिंदगी का सच बन गई। 31 दिसंबर की रात थी। मैं और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स अमित, अनुषा, रवि और अनी, हम लोग अनुषा के घर पार्टी कर रहे थे। पार्टी के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि उस घर का सच देखना है। मैंने अपनी बुआ को कॉल किया और बोला कि यार मैं ना बुआ आज लेट हो जाऊंगी, हम लोग ना सब वो घर देखने जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बुआ ने मुझे बहुत रोका था। उन्होंने मुझे घर से दूर रहने को कहा। मत जा बेटा, वो जगह श्रापित है, मत जा। बुआ ने पापा मम्मी की दुहाई दी, जो फिल्म मेकर्स थे और टूर कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं बुआ के पास रुकी थी। बहुत मना किया, पर मैं क्या करती। मेरे दोस्त इंसिस्ट कर रहे थे और मुझे उनके साथ जाना पड़ा। मुझे अब लगता है शायद उस रात बुआ की बात सुन लेती तो शायद सब कुछ अलग होता। हम लोग अनुषा की स्कॉर्पियो में निकले। अनुषा साउथ एक्स में रहती थी और हम लोग सब उसके घर मिले। मैं और अनी सोबर थे तो मैं गाड़ी चला रही थी। पीछे रवि, अमित और अनुषा मजाक कर रहे थे, गाने गा रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। यूथ, एक्साइटमेंट एंड फियर का अजीब सा मिक्सचर था। पर जैसे जैसे रोड पतली होती गई और हम कैंट एरिया को हिट किए, जहाँ पे वो ग्रीनरी गहरी होती गई, सब एकदम से चुप हो गए। कोहरा इतना घना था कि फॉग लाइट्स भी फेल हो रही थी। अनी ने हल्की आवाज में कहा, यार मुझे लगता है हम वापस चलना चाहिए। मुझे भी पता नहीं क्यों अनईजी लग रहा था। शायद बुआ की बात मेरे दिमाग में बैठी थी। पर मैंने उसे कहा, एक बार चेक कर लेते हैं ना, बस थोड़ा ही तो आगे जाना है। हम 10 मिनट से इस रोड पे चल रहे थे। मुझे लगा शायद आज वो घर नहीं दिखेगा और हम सब बच के वापस चले जाएंगे। सडनली कोहरा घना हो गया, जैसे स्वॉल करता है ना, स्वॉल करने लगा इतना ज़्यादा कि मैंने एकदम से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। पीछे से अनुषा, अमित और रवि ने मुझे खूब गालियाँ दी। यार एकदम से कौन ब्रेक लगाता है। पेट्रियार्कल अमित बोला, यार लड़कियों को ना गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पर मैं सामने देख रही थी। सामने उस गहरे कोहरे के बीचों बीच एक सेल हाउस था। एक 18th सेंचुरी का महल, सूखे पेड़, ब्रोकन विंडोज और एक अजीब अंधेरा। सडनली सबको पता चल गया कि मैंने ब्रेक क्यों लगाया था। रियर व्यू मिरर में देखा तो तीनों की आंखों से पता चला कि वो भी वही देख रहे थे जो मैं देख रही थी। मैंने बोला, ये क्या है यार, ये तो घर, ये तो सच में देखने में ये तो खंडर है यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, लेट्स फॉरगेट इट। पर ये क्या था? रवि चिल्लाया, मुझे तो एक गांव की झोपड़ी दिख रही है और तेज बारिश। अनुषा एकदम सीरियस हो गई। झोपड़ी? अरे ये एक मॉडर्न विला है, ग्लास वॉल्स और स्नो, इट्स स्टनिंग। अमित बोला, अरे क्या बकवास लगा रखी है, गांव के सरपंच का घर लग रहा है मेरे, और ऊपर से मैं जैसी तेज धूप। अरे बोला था ना ज्यादा मत पियो, मानते नहीं हो तुम लोग। सबको वो घर
अलग नजर आ रहा था, लाइक अ फ्रैक्चर्ड इल्यूजन। और हर इल्यूजन उसके अंदर एक सपना और एक नाइटमेयर लिए बैठा था। तीनों ने डिसाइड किया कि वो आज चेकआउट करेंगे। मैंने उन्हें रोकना चाहा। मैंने कहा, ये गलत है, ये घर नॉर्मल नहीं लग रहा है। पर रवि बोला, अरे फट्टू मत बन, चल कर देखते हैं। अनुषा भी बोल उठी, कम ऑन मैन, वी हैव टू चेक इट आउट। फाइनली उन लोगों ने मुझ पे इतना प्रेशर डाला कि मैंने बोला ठीक है चलो। इन सब के बीच में अनी अभी तक कुछ नहीं बोली थी, तो मैं अनी की तरफ मुड़ी, पर वो एकदम बुद्ध बैठी सीधी देख रही थी। मैंने उसको हिलाया और फ्रस्ट्रेट हुई। मैंने बोला, ये क्या कर रही है यार, यू आर स्कैरिंग मी। ये लोग नहीं मान रहे हैं ना, अब चल, अब आई कांट लीव यू अलोन हियर। इतना कह के मैं मुड़ी, कार कीज उठाई और निकलने ही वाली थी कि अनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आई टर्न टुवर्ड्स हर, पर उसकी आंखें और एक्सप्रेशन देखकर मैं दंग रह गई। उसकी आंखों में एक डर और एक अर्जेंसी थी। उसने बस अपना सर हल्के से लाया और इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी रिस्ट लाल हो गई। उसको देखकर मैं जम गई। मैंने सोचा, नहीं यार, मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं मुड़ी और बोलने ही जा रही थी इन लोगों के कि यार तुम लोग चलो, कि मैंने देखा कि ये लोग कार से निकल के और कोहरे की तरफ बढ़ चुके थे। देखते ही देखे कोहरा जैसे उनको खा गया। आने की आवाज फाइनली निकली और वो बोली, कार लॉक कर दे। मैंने पूछा, तूने क्या देखा, व्हाट हैपेंड? पर वो कुछ ना बोली। मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया और कार को लॉक किया, हीटर ऑन किया और बैठ गई। कोहरे के बाहर और कोहरे के अंदर जैसे कि दो अलग अलग जिंदगियां थी। कोहरे के बाहर और कोहरे के अंदर जैसे दो मत थे और उन मतों में अलग अलग मतभेद था। इस पार के लोग कभी ये ना जान पाए कि उस पार क्या है, और उस पार वाले कभी ये जानना ना चाहते थे कि इस पार क्या है। मैं वो कोहरा हूँ, मैं वो घर हूँ जो दोनों के बीच में दोनों को मिलाता है। अनुषा जैसे ही फॉग में घुसी, उसको थोड़ा अजीब लगा। वो मुड़ी अमित और रवि को बुलाने के लिए, पर इतना घना कोहरा था कि उसे कुछ नहीं दिखा। उसने उनको आवाज़ लगाई, अमित, रवि, तुम कहाँ हो? पर ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ कोहरे में डूबती जा रही थी। वो कोहरा उसको बुलाता गया। अब उसे थोड़ा डर लगा। वो घूमी वापस बाहर निकलने के लिए, पर कौन सी साइड थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने घने कोहरे में अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसे लग रहा था कि यहाँ अकेले आना शायद सही नहीं था। तभी उसको एक साइड से कोहरा छटता हुआ लगा। वो उसकी तरह बढ़ी। सडनली उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई इनविजिबल वॉल को क्रॉस किया है। और फिर उसने देखा कि आसपास बर्फ पड़ी हुई है। दिल्ली में बर्फ, एक बार उसे ख्याल आया, पर सामने उसे वो मॉडर्न घर देखा। वो सारा डर भूल के बोली, मैंने कहा था ना मॉडर्न है। उसने खुशी से आसपास देखा, पर वो अकेली थी। अरे, इतनी जल्दी सुबह हो गई। मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। आई नीड टू लीव। पर इतनी दूर आ गई हूँ तो घर देख लेती हूँ, शायद रवि और अमित वहीं होंगे। इतना कह के वो आगे बढ़ी। बर्फ में उसे ठंड लग रही थी। किसी तरह गिरते पड़ते वो घर पहुंची, और अजीब बात ये थी कि मेन डोर ओपन था। उसने वो खोला और अंदर घुसी। अंदर वो घर उसके ड्रीम होम की तरह था। फायरप्लेस में आग जल रही थी और इंटीरियर्स तो माशाअल्लाह। कहीं न कहीं उस घर में थोड़ा थोड़ा
उसको अपने बचपन के शिमला के घर का एहसास भी हो रहा था। वो पूरी तरह प्लेस नहीं कर पा रही थी कि ये जगह क्या है, लेकिन शी फेल इन लव विद हर होम। वो फायरप्लेस के पास सोफे पे थ्रो ओढ़ के लेट गई। सब कुछ एकदम साफ और नीट एंड क्लीन था, मगर कोई था नहीं। मान लो जैसे कोई जादुई घर हो, मगर उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो रही थी उस घर में। ऐसी सिक्योरिटी जो वो सालों से मिस कर रही थी उस एक इवेंट के कारण जो उसके साथ बचपन में हुआ था। वो सो गई। उसको इतनी अच्छी नींद जिंदगी में बहुत सालों से नहीं आई थी। तभी घंटी बजने से उसकी नींद खुली। धुंधलाई आंखों के करीने से उसने देखा कि दरवाजे के उस पार कोई है, और उसने ये भी देखा कि वो दरवाज़ा खोलने जा रही है। फ़र्क बस इतना है कि सामने जो दरवाज़ा खोलने जा रहा है वो है तो अनुषा ही, पर अनुषा आज से 10 साल पहले की, छोटी अनुषा, जब वो 12 साल की थी। अनुषा को सब कुछ एकदम से याद आ गया कि कैसे वो शिमला का उसका घर था, और कैसे ठीक उस रात जब मम्मी पापा घर के बाहर गए थे तो घंटी लगातार बज रही थी। वो उठी दरवाज़ा खोलने, पर बार बार बजती उस घंटी ने उस छोटी अनुषा को थोड़ा नर्वस कर दिया था। अनुषा दरवाजे के पास आके ठिठक के रुक गई। तभी बाहर से आवाज आई, अनुषा बेटी, दरवाजा खोल दो। ये आवाज एकदम ठंडी थी, और अनुषा ने आज के पहले ये आवाज कभी नहीं सुनी थी। छोटी अनुषा ने पूछा, आप कौन? वो आदमी बोला, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं अनुषा, खोल दो दरवाजा। अनुषा को थोड़ा डर लगा, पर पता नहीं कहां से उसका दिमाग चला और उसने हिम्मत करके बोला, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, पापा सो रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब होंगे, फिर आप कल आइएगा। वो आवाज फिर से बोली, मुझे पता है पापा और मम्मी दोनों नहीं है, मैंने ही उन्हें अभी बाहर जाते देखा है। अनुषा बोली, तो फिर मैं दरवाजा क्यों खोलूं? वो आदमी बोला कि बेटी, घर में कोई घुसा हुआ है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने अक्सर यहाँ पे ये सब होते हुए देखा है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ये सुनते ही अनुषा डर गई, पीछे देखने लगी। ऑल्दो से घर में कोई दिखा नहीं, पर वो बोली कि मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो? मैंने तो नहीं देखा अंदर किसी को भी। आदमी बोला, अरे मैंने देखा है उस दरवाजे से आदमी को घुसते हुए, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मैं बचाने आ रहा हूँ अनुषा, मेरी बात समझो। मैं पास में ही रहता हूँ और अक्सर तुम्हारे पापा मम्मी से बात किया करता हूँ। अगर मैं वो आदमी को नहीं देखता तो मैं कभी नहीं आता। तुमने देखा मुझे आज तक कभी आते हुए? तो अनुषा ने बोला, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तो उस आदमी ने कहा, बेशक करो, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो आदमी जो अंदर है वो बाहर नहीं जाता। अनुषा बेटी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अनुषा ने फोन का रिसीवर उठाया, जो कि दरवाजे के काफी पास था। वो आदमी एकदम से चुप हो गया, फिर हल्के हल्के हंसने लगा। बोले, बेटा मेरे को पता है उस आदमी ने ही फोन की लाइन काट दी होगी। छोटी अनुषा असमंजस में पड़ गई और डर से कांपने लगी। छोटी अनुषा को यूं थरथर कांपते देख अनुषा भागी उसको बचाने के लिए, और इतने में जैसे पूरा घर एक भारी आवाज से रियलाइन हुआ, एंड अनुषा ने अपने आप को खुद दरवाजे के पास पाया। घंटी अब भी बज रही थी और बाहर से उसी आदमी की आवाज आ रही थी। अनुषा ने पीछे पलट के देखा तो छोटी अनुषा ठीक वैसे ही दरवाजे पे खड़ी थी, दरवाजा खोलने को तैयार। इतनी दूर से अनुषा की आवाज वहां तक नहीं जा रही थी। अनुषा उसे बचाने के लिए फिर से दौड़ी, पर उसके हर कदम पे
एक नया दरवाज़ा खुल जाता और वो अपने आप को उस नए दरवाजे के सामने पाई। अनुषा ने चारों ओर देखा तो उसके चारों ओर अलग अलग कोनों पे अलग अलग दरवाजे, और हर दरवाजे पे अनुषा खुद थी, और हर जगह से एक साथ बाहर से उस आदमी की आवाज़ आ रही थी। दरवाजा खोल दो अनुषा, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा। अनुषा उस मिराज रूपी घर में पूर्णतया फंस चुकी थी। रात के 3 बज गए। अंदर घुसे लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। तभी कार की खिड़की पर जोर से नॉक हुआ। दरवाजा खोलो, आवाज अनुषा की थी, पर अनी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और बोली, मत खोल। मैं कंफ्यूज थी। कोहरे में मुझे अनुषा घर के अंदर जाती दिखती, पर अगर वो नशा थी तो ये जो नॉक कर रही थी, ये कौन थी? वो 10 मिनट तक चिल्लाती रही और नॉक करती रही, खोलो 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 खोलो। पर हम दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। सडनली वो ड्राइवर सीट की तरफ आई, विंडो पे अपना मुंह चिपकाया, एक नेचुरल सी मुस्कान दी और गायब हो गई। डर के मारे अब मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मेरी चीख शायद मेरे गले में ही रह गई। उसी वक्त अमित बारिश से बचता बचता गाली देता हुआ झोपड़ी की तरह बढ़ा। कोई और रास्ता न देखते हुए और बाकी लोगों को ना पाके वो अंदर घुस गया। सरप्राइजिंगली झोपड़ी साफ और काफ़ी वार्म थी। बाहर से जितना खटारा और मिनिमलिस्टिक और ख़राब लग रही थी, अंदर से उतनी होमली। अमित हमेशा से अपने कॉलेज लाइफ के बाद किसी गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता था और ऐसे घर में रहना चाहता था जो घर सिर्फ सुकून दे। इस झोपड़ी में पहुंच के उसको भी आराम सा लगने लगा। थोड़ी देर के लिए वहाँ उसे चारपाई दिखी और वो उस पर बैठ गया। एकदम से उसे कुछ याद आया। अमित को याद आया वो सपना जो वो बचपन से देखा करता था, और वो सपना इतना साफ था जैसे अमित को लगा कि मानो वो सपना अब सपना नहीं बल्कि सच हो। ये सपना बहुत स्टैंडर्ड था अमित के लिए। एक पर्टिकुलर तरीके से खुलता था और एक पर्टिकुलर तरीके से चलता था। सपने की एंडिंग कभी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अमित को सपना लाइन बाय लाइन याद था। ये सपना चालू होता है एक कमरे में, उस कमरे में जहाँ पे अमित अकेला होता है। अमित एक चारपाई पे बैठा होता है और अमित उस चारपाई से खड़ा होता है। चारपाई से थोड़ा सा आगे एक टेबल है। उस टेबल पे मध्यम रोशनी में एक लालटेन जल रही है। चारों ओर देखते हुए अमित का हाथ गलती से उस लालटेन पे लगता है। लालटेन एक आवाज के साथ गिर के टूटती है। कमरे में फिर भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता, क्योंकि बाहर से हल्की हल्की लैंप पोस्ट की रोशनी छन के कमरे में आ रही है। अमित थोड़ा सा आगे चलता है तो एक छोटी सी चारपाई रखी। उस चारपाई पे उसको बड़े अच्छे से याद है कि एक लाल रंग की मोटी सी एक किताब हुआ करती थी। वो किताब कोई अन्य किताब की तरह नहीं थी। वो ऐसी किताब थी कि अगर कोई उसको एक भी बार देख ले तो भूल ना पाए। उस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों पे लिखा हुआ था, काला जादू करने के तरीके। अपने सपनों में अमित जाता है और वो किताब खोलता है और उस किताब में गाढ़े लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होता है, और वो इतना सुर्ख लाल जैसे मानो वो स्याही ना होके
गाढ़ा खून हो। सपने में अमित पन्ने पलटता है और आखिरी के पन्नों पे जब वो जाता है तो देखता है कि वो अभी गीले हैं। वो थोड़ा डर जाता है। वो ठिठक के मुड़ता है और देखता है कि गलती से उसने नींबू पे पैर रखा है, और हर बार उस नींबू पे पैर रखते ही अमित की नींद खुल जाती है। उस कमरे में आके अमित ने वो सपना फिर से जिया। अमित समझ गया था कि वो आके खड़ा उसी सपने के घर में है, क्योंकि चारपाई की एक अजीब सी बनावट थी जो उसको देखते ही याद आ गई। अमित को लगा, अरे क्या मैं सपना फिर से देख रहा हूँ? पर अभी तो मैं दोस्तों के साथ था। ये सोचते सोचते अमित खड़ा होता है, और जैसे वो खड़ा होता है तो गलती से उसका हाथ टेबल के कोने पे लगता है और वो लालटेन एक आवाज से गिरती है। अमित रियलाइज करता है कि काफी कुछ उसी सपने के जैसा है, बट ये बहुत सालों से उसने देखा नहीं था। अमित सोचते सोचते बिस्तर की ओर मुड़ा और उसने वहां पे वही लाल बड़ी किताब देखी, काला जादू। Written by Richa Mohan and Harsha. Performed by Richa Anand Mohan and Sri Harsha Bandalupe. Music and score arranged by Richa Anand Mohan.